अरबों खरबों रुपए बैंक से लोन लेकर नहीं चुकाने के बावजूद उद्योगपतियों का कुछ नहीं बिगड़ता, जबकि चंद हजार रुपए के लिए किसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वह आत्महत्या कर लेता है। स्वास्थ्य मंत्री बीमार होने पर कभी भी अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते? इन तमाम बातों के इर्द गिर्द जवान की कहानी चुनी गई है। ये बातें नई नहीं हैं, कई फिल्मों के जरिए उठाई गई हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले कुछ ऐसा लिखा है कि दोहराई गई बातें फिर अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जवान मूवी को, तो वीडियो को जरूर करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1986 से, जहाँ पर कि हम एक आदमी को अधमरी हालत में एक नदी में तैरता हुआ देख पाते हैं। और यहीं के कबीले के कुछ लोगों की नजर जब उस आदमी पर पड़ती है तो वो उस आदमी को अपने घोड़े पर डालकर अपने कबीले में ले आते हैं। वो कबीला बहुत छोटा था और उसमें रहने वाले लोग भी कम थे, लेकिन वो खुश रहते थे। और साथ ही यहाँ पर हम उस आदमी को देख पाते हैं जहाँ पर कि प्राचीन युग में जिस तरह से इलाज किए जाते थे, उसी पद्धति से उसका भी इलाज किया जा रहा था। उसके शरीर में 5 गोलियां लगी हुई थी। गोलियां तो निकाल दी गई थी और धीरे धीरे वो रिकवर भी हो रहा था, लेकिन अचानक से उनके कबीले में कुछ हमलावर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते वो हमलावर उन कबीलों वालों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। वो हमलावर उन कबीले वालों को बेरहमी से मार रहे थे और कबीले वाले बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पर उनके मसीहा की, जिसकी उन्होंने जान बचाई थी। अब वही उनका मसीहा बनकर बाहर निकला है और यहाँ पर वो उन सारे हमलावरों को अकेला ही मार गिराता है। वैसे तो वो हमलावर बहुत सारे थे, लेकिन वो अकेला ही सभी को मार डालता है। कबीले वालों को उनका मसीहा तो मिल गया था, लेकिन उस मसीह को अपना नाम तक नहीं मालूम था, मतलब कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। यहीं पर एक छोटा सा लड़का था जो कि उनसे कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जरूर पता करूंगा कि आप कौन हैं। जिसके बाद कहानी 30 साल आगे मुंबई में शिफ्ट होती है, जहां पर कि हम एक मेट्रो ट्रेन को देख पाते हैं जिसमें कि 376 पैसेंजर थे। सभी लोग अपने किसी न किसी काम से जा रहे थे, लेकिन किसी को क्या मालूम कि ये मेट्रो ट्रेन तो बस हाईजैक होने वाली है। इस मेट्रो ट्रेन में भले ही 376 पैसेंजर थे, लेकिन इन पैसेंजरों में 6 लड़कियां ऐसी थी जो कि इस मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नॉर्मल सी दिखने वाली 6 लड़कियां उन्हें बंधक बना लेगी। और यहीं पर इन 6 लड़कियों के चीफ को भी दिखाया जाता है, जो कि मेट्रो ट्रेन के अगले स्टेशन पर इस मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल में ये सारी प्लानिंग चीफ की ही होती है। ये 6 लड़कियां चीफ के अंडर में ही काम करती है। और इस मेट्रो ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे, उन पैसेंजरों में एक पैसेंजर पुलिस वाला था, जो कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो चीफ उसे सबक सिखा देता है और उसे अपना गेटअप देकर उसे एक पोल से बांध देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कंट्रोल रूम में कॉल करता है और ऑफिसरों से नेगोशिएट करना शुरू करता है। तो नेगोशिएट करने के लिए जो ऑफिसर आती है उनका नाम नर्मदा होता है। तो चीफ उनसे कहता है कि आपको 5 मिनट के अंदर अपने रूम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे ही बात करनी है और मैं उन्हीं को अपनी सारी डिमांड्स बताऊंगा। तो नर्मदा 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने रूम में बुलाती है। जिसके बाद चीफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से नेगोशिएट करना शुरू करता है। चीफ उनसे कहता है कि मुझे 40,000 करोड़ चाहिए। ये सुनने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि इतना तो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। जिस पर कि चीफ उनसे कहता है कि इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसे बिजनेसमैन का नंबर दे रहा हूँ जिससे तुम अगर 40,000 करोड़ रुपए मांगोगे तो वो तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसकी बेटी मेरे पास है और वो इसी मेट्रो ट्रेन में मौजूद है और उसे प्लानिंग करके ही यहाँ पर लाया गया था। जिसके बाद तुरंत ही काली गायकवाड़ के पास कॉल किया जाता है, जो कि हथियारों का बिजनेस करता है। और जब उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है, तो वो 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है और वो तुरंत ट्रांसफर भी कर देता है। जिसके बाद अगले स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन रुकने वाली थी, तो यहाँ पर नर्मदा अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन उससे पहले चीफ के साथ ही काम करने वाली कल्कि की एक फ्लैशबैक स्टोरी सभी को सुनाई जाती है। कल्कि के पिता ने बैंक वालों से 40,000 का लोन लिया था, लेकिन वो उसे नहीं चुका पाए और वो धीरे धीरे करके बढ़कर 2 लाख हो गया था। तब बैंक वाले कल्कि के पिता को परेशान करने लगे और यहाँ तक कि उसे मारने भी लगे। कल्कि के पिता पैसा लौटाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तभी उनकी नजर पड़ती है एक पोस्टर पर, जिस पर लिखा हुआ था कि आत्महत्या करने पर उसकी फैमिली वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और ये पढ़ने के बाद उनके पास कोई और चारा नहीं था। तब कल्कि के पिता ने एक पेड़ से झूलकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। ये देखकर कल्कि पूरी तरह से टूट जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसने बैंक के मैनेजर का सर फोड़ दिया था, जिस वजह से उसे जेल हो गई थी। तो आगे हम देखते हैं कि नर्मदा अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ अगले स्टेशन पर मौजूद थी।
यहाँ पर चीफ भी पूरी तरह से तैयार थे और पैसेंजर में जितने भी लोग थे और जिन लोगों ने कल्कि की स्टोरी सुनी वो सुनने के बाद अब सभी लोग चीफ का साथ देने के लिए मान गए थे और सभी ने चीफ वाला मास्क भी पहन लिया था, जिस वजह से नर्मदा की टीम किसी को भी नहीं पकड़ पाई और चीफ की पूरी टीम यहाँ से आसानी से निकल गई। और जो 40,000 करोड़ उनके पास आया था उन सारे पैसों को उन लोगों ने 7 लाख किसानों के अकाउंट में डलवा दिया जो कि कर्ज में डूबे हुए थे। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि चीफ की ये 6 लड़कियां दरअसल में जेल में रहती है और वहीं से रहकर काम करती है। जैसे ही काम पूरा हो जाता है ये जेल में वापस चली जाती है। चीफ की ये 6 लड़कियां सारे कामों में एक्सपर्ट है। सारी लड़कियों के पास अलग अलग खूबी है, कोई आर्टिस्ट है तो कोई डॉक्टर है, कोई हैकर है तो कोई फाइटर है, लेकिन ये 6 लड़कियां चीफ के साथ बहुत ही अच्छे से काम करती है और मिशन को पूरा करती है। और साथ ही हमें मालूम चलता है कि चीफ भी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो जिस जेल में रहती है उसी जेल का जेलर है जिसका नाम आजाद है। जेल में रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं आजाद उन सभी को अपनी बहन और अपनी माँ मानता है और जेल में रहते इन सारी लड़कियों को इतने अच्छे से सुधार दिया जाता है कि जेल से निकलने के बाद वो कभी भी अपराध का रास्ता नहीं चुनती है। आगे हम देखते हैं कावेरी अम्मा को और आजाद को इन्हीं ने पाला है। आजाद की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और शादी के लिए कोई मिल भी नहीं रही है, इसलिए वो एक लड़की को देखने के लिए चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लड़की तो नहीं आती है लेकिन उस लड़की की लड़की आती है जिसका नाम सुजी होती है। वो कहती है कि मेरी माँ बहुत बिजी रहती है इसलिए उनकी जगह पर उन्होंने मुझे भेजा है और वैसे भी मुझे भी लड़के को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जिसे भी वो पसंद करेंगी वो मेरे पापा होंगे और मेरे पापा को मुझे भी सिलेक्ट करना होगा। तो इसी तरह से सुजी और आजाद के बीच बहुत सारी बातें होती है, दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं। और आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सुजी जिसकी बेटी है वो कोई और नहीं बल्कि नर्मदा होती है और उन्हें देखकर आजाद पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। लेकिन नर्मदा को भी यहाँ पर आजाद काफी अच्छा लगा था क्योंकि सुजी को आजाद बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ पर नर्मदा को भी आजाद पसंद आता है। धीरे धीरे करके आजाद और नर्मदा भी एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं। दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी भी होने वाली थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं आजाद के एक दूसरे मिशन को जहाँ पर की 6 लड़कियां उसके साथ थी और इस बार उनका टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर स्पीच दे रहा होता है कि अगर मुझे गोली भी लग जाएगी तब भी वो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा क्योंकि उसने सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन कुछ इस प्रकार बनाकर रखी है कि प्राइवेट भी फेल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन बद से बदतर थी। जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन आजाद की पूरी टीम उसे किसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल में ले आते हैं जहां की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो अब ये न्यूज भी वायरल हो जाती है और सारी पुलिस फोर्स जो है वो उस सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो जाती है जहां पर की ऑफिसर नर्मदा फिर से यहाँ पर आजाद से नेगोशिएट करती है। वो इससे पहले अपनी उन्हें डिमांड बताता, उससे पहले वो उन्हें एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता। ये कहानी थी आजाद के साथ ही रहने वाली लड़की ईरम की जो कि एक डॉक्टर थी। उसे अपने पेशेंट से बहुत ज्यादा प्यार था और फिर एक दिन उनके हॉस्पिटल में 57 बच्चे नाजुक हालत में आते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, लेकिन कुछ बड़े डॉक्टरों की वजह से उन बच्चों तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से वो सारे 57 बच्चों की जान चली गई। और यहाँ पर ये सारा ब्लेम ईरम के ऊपर डाल दिया गया और उसका लाइसेंस छीनने के साथ साथ उसे जेल में डाल दिया गया। तो आजाद की सबसे पहली डिमांड यही थी कि जिन डॉक्टरों ने ऑक्सीजन को उपलब्ध नहीं होने दिया सबसे पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और सारा ब्लेम वो अपने ऊपर ले। तो आजाद के कहने पर ऐसा ही होता है और रात होने के बाद जब वो एक चॉपर मंगवाते हैं और यहाँ से निकलने वाले थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऑफिसर नर्मदा की जो कि अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर आई हुई थी और इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन ये लोग इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले थे क्योंकि आजाद इनके पीछे खड़ा हुआ था जो कि एक अलग गेटअप में था। तब यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है, नर्मदा और आजाद के बीच में भी फाइट होती है और नर्मदा ने यहाँ पर आजाद को नहीं देख पाई थी और आजाद यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर फरार हो गया था। नर्मदा को किसी भी हालत में आजाद और उसकी पूरी टीम को ढूंढना था, जबकि कुछ दिनों के बाद उसकी और आजाद की शादी होने वाली है और यहाँ काली गायकवाड़ हथियारों के बिजनेस के लिए रसिया जाने वाला था। तो काली अपना सारा कारोबार अपने छोटे भाई को सौंप कर रसिया चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ नर्मदा और आजाद की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे और इनसे भी ज्यादा खुश थी उनकी बेटी सुजी। और पहले ही रात यहाँ पर आजाद नर्मदा को सब कुछ सच बताने वाला था। उसने पहले भी कोशिश की थी उसे बताने की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हुआ था। इस बार भी वो बताने वाला था, लेकिन नर्मदा के ऑफिसर ईरानी ने पहले ही पता कर लिया था कि आजाद कौन है
और ये सारी बातें उसने कॉल पर नर्मदा को बता दी थी। तो नर्मदा जैसे ही आजाद को शूट करने के लिए उसके पास जाती है, तभी उनके ऊपर एक जोरदार हमला हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दरअसल में काली गायकवाड़ के भाई ने उन दोनों को बंधक बना लिया था और उसने यहाँ पर नर्मदा को गोली भी मार दी थी और वो आजाद को भी बेरहमी से मार रहे थे। और जैसे ही आजाद को वो जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर किसी आदमी की एंट्री होती है, जो कि काली के आदमी को बुरी तरह से उड़ाता हुआ आ रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि आजाद की तरह दिखने वाला ही एक आदमी था, और जो कि आजाद के पिता है और उनकी भी एक बैक स्टोरी है। और काली के भाई के पूछने पर वो उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम विक्रम राठौर है। और यहाँ पर आते से ही वो पूरी तरह से मारने लगते हैं और अपने बेटे आजाद और नर्मदा को बचा लेते हैं। बात दूसरी तरफ हम देखते हैं काली को, जो कि रसिया में हथियारों की डीलिंग कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत सारे देशों के कुछ मेंबर्स थे, उनसे कह रहा था आप आपके देश में फैक्ट्री खोलोगे तो आपके देश के लोग ही प्रोटेस्ट करके आपकी फैक्ट्री को बंद करवा देंगे, लेकिन इंडिया इसके लिए पूरी तरह से सेफ है और वहाँ सब कुछ कब्जे में करने के लिए हमें चाहिए होगी वहाँ की सरकार और वहाँ का जीतना होगा चुनाव, और उसके लिए चाहिए होगा ढेर सारा पैसा। मैं 20% देने के लिए राजी हूँ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विलन था, वो कह रहा था कि मैं 80% देने के लिए राजी हूँ। तभी यहाँ पर काली को मालूम चलता है कि उसके छोटे भाई को आजाद ने मार दिया है और ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नर्मदा को किसी भी हालत में आजाद के बारे में पता करना था, क्योंकि उसने उसका और उसकी बेटी का दिल तोड़ा है। इसलिए ईरानी के साथ प्लानिंग करके वो जेल में जाना चाहती है और इन 6 लड़कियों के द्वारा आजाद के बारे में सब कुछ पता करना चाहती है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग नर्मदा को किसी तरह से जेल में पहुंचा देते हैं और उन 6 लड़कियों के द्वारा आजाद की स्टोरी पता करना शुरू करती है। तो वो लड़कियां कहती है कि तुम्हें आजाद को जानने से पहले विक्रम राठौर की स्टोरी को जानना जरूरी होगा। तब वो लोग विक्रम राठौर की स्टोरी को बताना शुरू करती है और ये कहानी पहुंच जाती है 1986 में, जहाँ पर कि हमें विक्रम राठौर और उसकी पत्नी ऐश्वर्या को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि विक्रम राठौर स्पेशल ऑप्स का एक सोल्जर है और उसे अर्जेंट यहाँ पर किसी काम से बुलाया गया है। उसे बताया जाता है कि बॉर्डर के उस पार 32 लोगों की एक टीम गई थी, लेकिन उन सारे लोगों को दुश्मनों ने मार गिराया है। हमने एक और टीम भेजी थी, लेकिन उनमें से आधे लोग मर गए हैं और आधे लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया गया है। तो अब वो लोग स्पेशल ऑप्स के सोल्जरों की मदद लेना चाहते हैं और उन बंधकों को वहां से छुड़ाना चाहते हैं। तब यहाँ पर विक्रम राठौर की टीम पहुंच जाती है बॉर्डर के उस पार, जहाँ पर कि ये लोग सिर्फ 6 लोग थे और ये 6 ही काफी थे। वो वहाँ पहुँचने के बाद दुश्मनों से लड़ाई करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच लड़ाई में इनकी बंदूक काम करना बंद कर देती है। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ एक सोल्जर की बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था, इन 6 सोल्जरों की बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने ये लड़ाई जीत ली थी और वहाँ के सारे बंधकों को बचा लिया था। तो आगे एक इंक्वायरी बैठती है, क्योंकि MI436 गन को काली गायकवाड़ आर्मी को देता है और उसी की वजह से जो दल बॉर्डर के पार गया था उन सभी की गन ने भी काम करना बंद कर दिया था और इसी वजह से वो सारे सोल्जर्स मारे गए थे। तो इस वजह से काली गायकवाड़ के साथ आर्मी ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी सारी गन को सीज भी कर दिया गया था। लेकिन काली गायकवाड़ को ये बिल्कुल भी देखा नहीं गया और जब विक्रम राठौर और उसकी पत्नी ऐश्वर्या घर पर अकेले थे तो काली गायकवाड़ अपनी पूरी टीम को लेकर उनके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से उसने काली गायकवाड़ को तो एरोप्लेन में ले जाकर उसे 5 गोलियां मार कर पानी में गिरा दिया था। सभी ने सोचा था कि वो मर गया था, जिसके बाद काली गायकवाड़ ने ऐश्वर्या को भी किसी तरह से फंसा दिया था। विक्रम राठौड़ को देश का गद्दार घोषित करवा दिया था और ऐश्वर्या को उसके साथ देने के जुर्म में उसे भी, जिस वजह से ऐश्वर्या को फांसी दी जाने वाली थी। और जब उसे फांसी दी जा रही थी तभी अचानक से ऐश्वर्या बेहोश हो जाती है और मालूम चलता है कि ऐश्वर्या दरअसल में प्रेग्नेंट है। और रूल ये कहता है कि प्रेग्नेंट औरतों को फांसी नहीं दी जाती है, जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। तो ऐश्वर्या के बच्चे की वजह से उसे 5 साल और मिल गए थे। उसका बेटा हुआ जिसका नाम आजाद रखा गया। उसे जेल में बहुत ज्यादा प्यार मिला। जेल की औरतों ने आजाद को बेटे की तरह माना और उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया। जैसे ही वो 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या को फांसी दे दी गई, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसी पुलिस वाले को देख पाते हैं जिसने की मेट्रो में हमला करने की कोशिश की थी। दरअसल में ये वही लड़का है जिसने की विक्रम राठौर से वादा किया था कि बड़ा होकर मैं ये जरूर पता करूंगा कि आप कौन है, और आज उसने पता कर लिया। और विक्रम राठौर की 6 लोगों की टीम भी उसने इकट्ठी कर ली थी, लेकिन विक्रम राठौर की अभी भी याददाश्त वापस नहीं आई थी। यहाँ पर आजाद अपने पिता से मिलता है और वो भी बहुत खुश होता है। विक्रम राठौर की याददाश्त तो जा चुकी थी,
लेकिन उनके अंदर की सारी स्किल्स अभी भी मौजूद थी, जैसे कि फाइटिंग करना, स्विमिंग करना, कुकिंग करना, शूटिंग करना, सब कुछ मौजूद था। अब जेल में आजाद की उन 6 लड़कियों ने जब यहाँ पर नर्मदा को स्टोरी सुनाई तो नर्मदा की भी आंखें नम हो गई थी। वो यहाँ पर उनका साथ देने के लिए राजी तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ईरानी की दरअसल में ये सारी चाल थी, क्योंकि ईरानी जो है वो यहाँ पर काली के लिए काम करता है और पल पल की न्यूज उसे देता था। तो ईरानी आजाद की उन 6 लड़कियों के साथ साथ यहाँ पर नर्मदा को भी मारने वाला था और साथ ही सुजी को भी, लेकिन वहां पर आजाद के पिता विक्रम राठौर सुजी को बचा लेते हैं और यहाँ दूसरी तरफ आजाद यहीं पर आकर इन सारी लड़कियों को भी बचा लेता है। क्योंकि ये जेल उसी का था, इसलिए यहाँ की सारी औरतों ने आजाद का साथ दिया और ईरानी को मार गिराया। लेकिन उससे पहले ईरानी ने इन 6 लड़कियों में से एक लड़की को गोली मार दी थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, और यहाँ पर काफी कोशिश की थी उसे बचाने की, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए। आगे हम देखते हैं कि आजाद एक प्लान बनाता है, क्योंकि काली गायकवाड़ का ढेर सारा पैसा कंटेनरों से भरकर आने वाला था। उसे किसी तरह से अपने कब्जे में करना था और काली गायकवाड़ को रोकना था। इसलिए वो पूरी की पूरी टीम को लेकर पहुंच जाता है और उनसे सामना करने लगता है। विक्रम राठौर की पूरी टीम को उसने कह दिया था कि आप दूर रहना, क्योंकि हम संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। यहाँ पर आजाद की टीम उन लोगों को नहीं संभाल पा रही थी। तब यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम राठौर की टीम की। विक्रम यहाँ पर आजाद से कहता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन लोगों को मैं और मेरी टीम संभाल लेंगे, तुम इस मिशन को संभालो। तो आजाद सारे कंटेनर लेकर चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ विक्रम राठौर की पूरी टीम उन्हें संभालने में लगी हुई थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे और यहाँ पर काली गायकवाड़ के लोगों ने विक्रम राठौर की पूरी टीम को अपने कब्जे में कर लिया था। विक्रम राठौर को यहाँ पर काली गायकवाड़ बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। लेकिन तभी एक न्यूज आती है कि आजाद ने जेल की 6000 लड़कियों को बंधक बना लिया गया है और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो इन सारी लड़कियों को मार देगा, जबकि वो तो इसी जेल का जेलर है और वो उनका कुछ भी नहीं करने वाला। और इस बार नेगोशिएट करने के लिए आते हैं सीनियर ऑफिसर माधवन नायक, जिनका रोल प्ले किया है संजय दत्त ने। तो आजाद को अपनी डिमांड के रूप में हेड ऑफ स्टेट का साइन चाहिए था और उसे ये साइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 6000 लड़कियां उसके कब्जे में हैं और साथ ही देश की चुनाव की सारी ईवीएम मशीन भी उसी के कब्जे में है। तो जैसे ही हेड ऑफ स्टेट साइन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वो उन फैक्ट्रियों को बंद करवाता है जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, और आधी से ज्यादा फैक्ट्री दरअसल में काली गायकवाड़ की होती है। ये सारी चीजें होती है कि तभी यहाँ पर काली गायकवाड़ आ जाता है। वो जेल में एक दूसरे रास्ते से पहुंच गया था, उसके हाथ में गन थी और वो गन लगी हुई थी विक्रम राठौर के माथे पर। जैसे यहाँ पर काली फायर करता है तो वो फायर नहीं होता है और इसी तरह खाली चलने वाली गन की वजह से विक्रम राठौर की याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद तो आजाद और विक्रम राठौर मिलकर काली की पूरी गैंग का सामना करते हैं और उन सभी को बेरहमी से मार गिराते हैं। और क्लाइमैक्स के कुछ एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे। दोनों ने मिलकर जब काली गायकवाड़ के लोगों से फाइट करना शुरू किया तो पूरा थिएटर गूंज उठा और साथ ही जवान 2 का एक छोटा सा हिंट भी दिया है, जहाँ पर कि उसका अगला मिशन स्विच बैंक का है। और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इन सारे मिशन में माधवन नायक पहले से ही आजाद के साथ मिला हुआ था। फिल्म में कई सब ऐसे प्लॉट है जिनसे मिलकर पूरी कहानी बनाते हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अखबारों में मिलती है। कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़, जिंदगियों और पर्यावरण को जहरीला बनाती इंडस्ट्रीज को बेधड़क काम करने की इजाजत। फिल्म की कहानी भ्रष्टाचार के उस लेवल को भी दिखाती है जहां खराब हथियार लिए सेना के जवान दुश्मनों के सामने जान गंवा देते हैं। नर्मदा के साथ साथ बाकी महिला किरदारों की कहानी उन्हें मजबूत दिखाने की बजाय उन्हें बहुत मजबूत बनाती है। और शाहरुख खान के किरदार को इटली ने अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में स्क्रीन पर बहुत ग्रैंड प्रेजेंस दी है। अनिरुद्ध के जानदार म्यूजिक के साथ इन किरदारों को वो एलिवेशन मिलता है जो हीरो की रियलिटी से नहीं, सिनेमा स्क्रीन से भी बड़ा बना देता है। और शाहरुख खान के एक्शन सीन पूरी फिल्म में शुरू से अंत तक हर थोड़ी देर में आपको मिलते रहते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही 10 मिनट का एक सीक्वेंस है जिसमें कहानी का हीरो ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कि वो सुपर हीरो हो, जबकि एक्शन करते हुए वो अपने फाइटर वाले स्किल्स जिस तरह से डेवलप करता है वो उसे सुपर ह्यूमन बनाते हैं।
हर एक फाइट सीन, हर एक एक्शन ब्लॉक एक पक्के एक्शन लवर दर्शक के लिए ट्रीट है। और जवान 2 घंटे 45 मिनट लंबी फिल्म है, लेकिन इस लंबे रन टाइम के बावजूद कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बेमतलब है। लेकिन कहानी में ढेर सारे मजेदार एलिमेंट्स को फिट करने में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत तेजी से आगे पीछे भाग रही है। इसलिए अब आजाद के बचपन की कहानी में एक सीन पर फिल्म रुकती है तो आप इमोशन को महसूस कर पाते हैं, और इस सीक्वेंस के अंत में दर्शक खुद भी इमोशनल हो सकते हैं। और एटली ने जवान के हीरो के लिए जो स्वैग इमेजिन किया होगा, शाहरुख उसे पूरे वजन के साथ स्क्रीन पर लेकर आए हैं। एक्शन करना हो या फिर बातें, शाहरुख का काम स्वैग के मीटर पर फुल स्कोर मेंटेन किए रखता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ हाईलाइट सिर्फ सुपरस्टार शाहरुख नहीं, बल्कि एक्टर शाहरुख को भी अपनी चमक दिखाने का पूरा मौका मिलता है। स्पेशल ऑफिसर के रोल में नयनतारा से परफेक्ट शायद कोई और लग ही नहीं सकता था। इस किरदार में वो जितनी मजबूत है, उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता था। विजय सेतुपति एक बार फिर से दिखाते हैं कि देश के सबसे बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं तो उनका एकदम झट से नाम क्यों याद आता है। और फिल्म जवान में सपोर्टिंग कास्ट का काम भी बहुत ही सॉलिड है। और जवान पूरी तरह से पैक्ड स्क्रिप्ट है, जिसमें जितना कुछ कहने की कोशिश की थी, फिल्म उससे असरदार तरीके से काफी हद तक कहने में कामयाब भी होती है। लेकिन इतने ढेर सारे एलिमेंट्स को पैक करने में थोड़ी सी ज्यादा भरी हुई भी लगती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान के बेस्ट सिनेमैटिक मूवमेंट्स लेकर आई है। और लड़कियों और महिलाओं में शाहरुख खान बेहद लोकप्रिय हैं, इसलिए शाहरुख खान की गैंग का हिस्सा लड़कियों को बनाकर एटली ने फिल्म की अपील को बढ़ाया है। शाहरुख खान का एक पावरफुल सीन भी है जिसमें वो कहते हैं कि आप एक पेन खरीदते समय कई तरह के सवाल करते हैं, तो वोट देते समय उम्मीदवार से भी पूछिए कि वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, तभी उसे वोट दीजिए। और निर्देशक के रूप में एटली इसलिए प्रभावित करते हैं कि दर्शकों को वे ज्यादा सोचने का समय नहीं देते, तेजी से वे अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सामान्य दृश्यों को भी उन्होंने लार्जर स्केल दिखाया है, लेकिन ये सीन इतने इंटरेस्टिंग है कि एटली द्वारा जरूरत से ज्यादा सिनेमेटिक लिबर्टी लेने वाली बात पीछे छूट जाती है। दक्षिण फिल्म मेकर मसाला फिल्म बनाने में क्यों आगे है, ये एटली के काम में नजर आता है। उन्होंने समय समय पर इमोशन पैदा किया है, ठीक जगह गाने रखे, और फिल्म एक्शन पर सवार है, लेकिन एटली मास मूवमेंट्स क्रिएट करने में भी सफल रहे हैं। और इंटरवल के बाद फिल्म का ग्राफ कुछ मिनटों के लिए नीचे आता है, लेकिन गाड़ी को पटरी पर आने में ज्यादा देर नहीं लगती। शाहरुख खान फुल फॉर्म में नजर आए हैं। उनके अलग अलग लुक्स, एटीट्यूड, डायलॉग डिलीवरी उनके स्टारडम को उभारते हैं। शाहरुख के सारे प्लस पॉइंट को निर्देशक एटली ने पेश किया है, और पूरी फिल्म में शाहरुख का दबदबा नजर आता है। नयनतारा बेहद खूबसूरत नजर आई है, और शाहरुख के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। उनके किरदार के तीखे तेवर नयनतारा के अभिनय में नजर आते हैं, और एक्शन सीन्स भी उन्होंने काफी सफाई के साथ किए हैं। और बात करें विजय सेतुपति की, तो विजय सेतुपति विलेन के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। वे प्यारे विलेन है, लेकिन अपनी एक्टिंग के जरिए किरदार को वो इस तरह से पेश करते हैं कि दर्शक उन पर कोई रहम नहीं करना चाहते। उनकी डायलॉग डिलीवरी अलग किस्म की है। दीपिका पादुकोण और संजय दत्त स्पेशल अपीयरेंस में फिल्म की स्टार वैल्यू में इजाफा करते हैं। दूसरे कलाकारों को ज्यादा अवसर नहीं मिले, जिससे प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार भी साइडलाइन पर खड़े दिखाई देते हैं। अनिरुद्ध द्वारा संगीत ब्रद 1-2 की ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की अपील को बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है, एडिटिंग शानदार है, और प्रोडक्शन वैल्यू रिच है। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स का काम ऊंचे दर्जे का है। जिस मासी और पैन इंडिया सिनेमा की बात होती है, उस अपील को जवान ज्यादातर समय उचित ठहराती है। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहद ही कसा हुआ और बहुत सारे सरप्राइज से भरा हुआ है। फिल्म में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, और यही वजह है कि आपको कहीं भी कहानी में बोरियत महसूस नहीं होगी। पहले ही सीन से आपको बांधे रखती है, और फिल्म के हर एक हिस्से में सरप्राइज है, जो आपके भीतर अब आगे क्या होगा वाली उत्सुकता को बनाए रखते हैं। फिल्म सिर्फ एक कहानी में नहीं चलती, बल्कि छोटे छोटे हिस्से में कई कहानियां हैं। एक सवाल जो फिल्म की रिलीज से पहले सामने आया था कि कई सारे कलाकारों को आप कब देखेंगे और कब मिस कर देंगे, ये पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं। लेकिन जवान में इन एक्टर्स के साथ ही दीपिका पादुकोण और संजय दत्त जैसे सरप्राइज फैक्टर भी हैं, और सभी को पर्दे पर देखने में मजा आता है। अगर आप पठान में शाहरुख का एक्शन देखकर खुश हुए हैं, तो बता दूं, वो तो सिर्फ टीजर था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो पिक्चर आपको जवान में दिखेगी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है, वही बैकग्राउंड म्यूजिक के एटली मास्टर हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि यही वो सबसे अहम चीज है जो सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक के मूड को बना और बिगाड़ सकती है। निर्देशक एटली मासी इंटरटेनर फिल्मों के बादशाह हैं, और उन्होंने जवान में वही बादशाह दिखाई है। फिल्म का एक्शन हो या फिर उसकी कहानी और इमोशनल सीन को दर्शाने का तरीका। साउथ की फिल्म का अपना एक रॉ एंड रस्टिक स्टाइल है,
जो उत्तर भारत के दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। जवान में वही अंदाज देखने को मिलता है। और निर्देशन की बात करें तो इटली की यह फिल्म हर तरह से मसालेदार है, मगर निर्देशक ने उसमें 30 साल का लिप लेकर उसे आज के दौर के मुद्दे से जोड़ा है। किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या का मुद्दा हो या फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाली, आम आदमी सिस्टम के कुचक्र में कैसे फंसता है, इसे इटली ने एक्शन इमोशन के साथ परोसा है। फिल्म में 2 कहानियां समांतर ढंग से चलती है, जिसमें शाहरुख खान नयनतारा वर्तमान में और शाहरुख दीपिका अतीत में। हालांकि इटली की फिल्म में कई टर्न और ट्विस्ट है, इंटरवल का पॉइंट भी दिलचस्प है, मगर कई जगह पर निर्देशक सिनेमैटिक लिबर्टी लेने से नहीं चूके। कहीं कहीं पर फिल्म मेलोड्रामिक भी होती है, मगर किरदार उसे निभा ले जाते हैं। किसान का बेबस होकर फांसी लगाने का दृश्य हृदय विदारक है। रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य में देश दुनिया से एक साथ आए 6 एक्शन निर्देशकों का जलवा साफ मालूम पड़ता है। और इटली द्वारा लिखित पटकथा आकर्षक और मनोरंजक है। हाँ, फिल्म का रन टाइम लंबा 2 घंटा 45 मिनट है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर मच्छर मारने की 5 घंटे चलने वाली क्वाइल के बारे में आप इतनी पूछताछ करते हैं, मगर 5 साल चलने वाली सरकार से कोई नहीं पूछताछ करता। जैसे सुमित अरोड़ा के लिखे संवाद सीटी मार साबित होते हैं। और प्री क्लाइमेक्स जनता को सही सरकार चुनने के संदेश के साथ आगे बढ़ता है, और क्लाइमेक्स गाने के साथ, और अंत में सीक्वल का इशारा भी मिलता है। संगीत की बात की जाए तो जिंदा बंदा चलिया जैसे गाने भी चार्ट बस्टर हो चुके हैं। और एडवांस बुकिंग की सुनामी ही नहीं, बल्कि ऑडियंस के रिएक्शन भी बता रहे हैं कि ये हर तरह से शाहरुख खान की फिल्म है। पिता पुत्र के डबल रोल में SR के पूरी फिल्म में छाए हुए हैं। शाहरुख खान एक समर्थक अभिनेता तो है ही, मगर इस बार उनके लुक्स, कॉस्ट्यूम और बॉडी लैंग्वेज के भी कई अंदाज है, जिन्हें वे कमाल ढंग से निभाते हैं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं। एक्शन दृश्यों में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखने योग्य है। हाईजैक वाला उनका बोल्ड लुक और पाउडर झाड़ने वाला उनका स्टाइल पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। सिगार के साथ उनका भूरे बाल वाला ओल्डर वर्जन बहुत वजनदार है। और जवान को अगर किंग खान का अब तक का सबसे बेस्ट अवतार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और एक्शन हीरोइन के रूप में नयनतारा पूरी चपलता और स्वैग के साथ प्रस्तुत होती है। हालांकि शाहरुख संग केमिस्ट्री के मामले में दीपिका पादुकोण बाजी मार ले जाती है। विलन काली के रूप में विजय सेतुपति जितने निर्मम और खूंखार नजर आते हैं, उतने ही फनी भी लगते हैं। भी लगातार विलन और हीरो की लड़ाई को जारी रखते हैं। और स्पेशल अपीयरेंस में ऐश्वर्या की भूमिका में दीपिका पादुकोण फिल्म में 4 चांद लगा देती है। वहीं सान्या मल्होत्रा और प्रियामणि अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में भी छाप छोड़ने में कामयाब रहती है। एजाज खान, सुनील ग्रोवर, रिद्धि डोंगरा जमे हैं। गर्ल गैंग के रूप में सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छा है। और शाहरुख खान ने इस साल की शुरुआत पठान से ऐसी की कि बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी। लगभग आधा साल बीत जाने के बाद शाहरुख अब जवान बनकर लौटे हैं। पठान की सफलता पर कई लोगों ने कहा कि स्टार पावर चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और बेहद इंटेलिजेंट एक्टर माने जाने वाले शाहरुख ने जवान के जरिए ये साबित कर दिया कि उन्हें मास एंटरटेनर चुनना आता है। अपनी इस साल की दूसरी रिलीज के जरिए शाहरुख एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो सही मायने में जनता की मसाला एंटरटेनर है। शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति स्टारर इस फिल्म के जरिए साउथ की निर्देशक इटली ने एक बढ़िया फिल्म सामने परोसी है, जिसमें सब कुछ सिर्फ शाहरुख खान के कंधों पर नहीं, बल्कि फिल्म का करिश्मा भी आपको खूब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है और ये एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।